नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति अमेरिका की। चर्चा है कि महाबली अमेरिका कर्ज के दुष्चक्र में फंस गया है। यह कर्ज अब $36 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। आखिर यह संकट कितना बड़ा है और इससे क्या सबक लेने की जरूरत है, मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, और यह भी कि कैसे एक मामूली उपनिवेश दुनिया का सबसे धनवान और शक्तिशाली देश बन सका। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इन महोदय से। पहचान तो लिया ही होगा आपने, प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल रहे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया चला रहे हैं और इसमें उन्हें बड़ा मजा आ रहा। बीते दिनों उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने ट्रेड यानी व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। यानी वे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों लोग मारे जाते। ट्रंप एक चतुर व्यापारी रहे हैं, लेकिन ट्रेड यानी व्यापार की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे हैं कि उनका बड़बोलापन अमेरिकी संकट को कम नहीं कर रहा। जी हां, अमेरिका कर्ज के ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जो पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी है। अमेरिका का कर्ज संकट आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अमेरिका जो ऋण की राशि है, यानी कर्ज की जो उस पर पूरा कर्ज है, वो है $36.2 ट्रिलियन। इसके अलावा जो उसकी जीडीपी का अनुपात है कर्ज से, वो 122% है। यानी इसका मतलब यूं समझिए, पहले ट्रिलियन का मतलब समझ लीजिए, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन यानी 1000 अरब होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कर्ज करीब 3000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। यह देश की जीडीपी का 122% है। इसका मतलब हुआ कि जितनी जीडीपी है उससे 122% ज्यादा कर्ज हो चुका है, और हर तिमाही $1 ट्रिलियन की रफ्तार से यह कर्ज बढ़ रहा है। अमेरिका जाहिर है इस पर चिंतित होगा, लेकिन दुनिया की भी इस पर बहुत जबरदस्त नजर है। हाल ही में जो मूडीज है, यानी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, यानी उसे नीचा किया है। यह कर्ज उसकी नजर में अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। आर्थिक जोखिम का लेखा जोखा रखने वाली न्यूयॉर्क आधारित कंपनी मूडीज कॉरपोरेशन ने बढ़ते कर्ज को रोकने में असमर्थता का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य सरकार की रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है। इस डाउनग्रेड के साथ इससे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2011 में और फिच ने 2023 में अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई थी। ये एक सदी से भी ज्यादा समय में पहली बार है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लिक्विड बॉन्ड मार्केट को AAA रेटिंग नहीं मिली है। तो जानते हैं उस कर्ज के बारे में जो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अमेरिकी सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेती है। ये उधार ट्रेजरी बिल्स, नोट्स और बॉन्ड्स के रूप में होता है। ये प्रतिभूतियां निवेशकों को बेची जाती हैं, जो सरकार को एक तरह से कर्ज देते हैं और बदले में ब्याज उठाते हैं। यह कर्ज 3 हिस्सों में बटा है। अमेरिकी निजी निवेशक जैसे पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड, ये 42% है ऐसा कर्ज। इसके अलावा अमेरिकी सरकार, एजेंसियां और ट्रस्ट, ये 20% है इनका कर्ज। फेडरल रिजर्व से जो कर्ज है वो 13% है। विदेशी निवेशक जैसे जापान 1.13 ट्रिलियन, ब्रिटेन 779.3 ट्रिलियन। इसके अलावा चीन, जी हाँ, चीन का भी कर्ज है 765.4 बिलियन। तो अब सवाल है कि कर्ज का ये दुष्चक्र बना कैसे। दरअसल हर साल अमेरिका अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है, जिससे घाटा बढ़ता है। इसे पूरा करने के लिए सरकार और कर्ज लेती है,
लेकिन इसकी एक सीमा है जिसे ऋण सीमा कहते हैं। 1960 से अब तक अमेरिकी कांग्रेस ने सीमा को 78 बार बढ़ाया है। अगर कर्ज का ब्याज भुगतान बढ़ता है तो सरकार को बजट में कटौती या टैक्स बढ़ाना पड़ सकता है, जिसका असर आम अमेरिकी नागरिक पर पड़ता है। क्या पड़ता है? कर्ज का जो असर कार लोन और क्रेडिट कार्ड बिल जो है वो बढ़ता है, और अगर जब भी ऐसा हुआ तो वो बढ़ जाएगा, ऐसा माना जाता है। हाल ही में ट्रंप के नए टैक्स कट बिल को कांग्रेस की समिति ने मंजूरी दी, जो 2017 के टैक्स कट को बढ़ाएगा। यानी वहां की जो संसद है उसने ये मंजूरी दी है कि वो टैक्स कट अब बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हर ये कर्ज जो है ये $5 ट्रिलियन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अमेरिका उधार लेकर घी पीने की नीति पर चल रहा है, बिना ये सोचे कि उसका पेट खराब हो सकता है। बहरहाल अमेरिका के बारे में जब भी बात होती है, बात उसके वैभव की होती है। अमेरिका में बसने की इच्छा रखने वालों की लाइन बड़ी लंबी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर क्रिस्टोफर कोलंबस की है, जब वो अमेरिका में उतरा था। मध्यकाल तक बाकी दुनिया अमेरिका से लगभग अनजान थी। इसकी खोज करने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को है। इटली का ये खोजी नाविक निकला तो था इंडिया या भारत की खोज में, लेकिन उसने दिशा उल्टी पकड़ ली और 12 अक्टूबर 1492 को इसने बहामास द्वीप पर कदम रखा। यहाँ के लोगों की चमड़ी लाल नजर आई तो उन्हें रेड इंडियंस कहा, और बाद में इटली के एक नाविक अमेरिगो वेसुपीच के नाम पर इस पूरे द्वीप का नाम या महाद्वीप जो है उसका नाम अमेरिका रखा गया। लेकिन अमेरिका की तरक्की की कहानी बाद में शुरू हुई, अमेरिकी क्रांति के बाद। एक तस्वीर देखिए, जनरल वॉशिंगटन यानी वहां के पहले राष्ट्रपति। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के महामंत्र के साथ 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई। इससे पहले ये इंग्लैंड का एक मामूली उपनिवेश भर था, जो तमाम सजायाफ्ता लोगों के बसने की जगह थी। यानी इंग्लैंड से उन्हें अमेरिका भेज दिया जाता था, एक तरह से देश निकाला। समय के साथ इनकी तादाद बढ़ने लगी, खास तौर पर जब स्थानीय रेड इंडियंस को मारने का खेल समझ लिया गया, यानी उनका शिकार किया जाता था। बहरहाल धीरे धीरे स्थानीय लोगों में इंग्लैंड के नियंत्रण से आज़ाद होने की इच्छा जोर मारने लगी, और वहां का सबसे धनी किसान वॉशिंगटन जनरल वॉशिंगटन बनकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। यह अमेरिकी क्रांति थी, जिसके बाद इस देश की तरक्की की यात्रा शुरू हुई। यानी अमेरिका धनवान कैसे बना, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो है औद्योगिक क्रांति। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने अमेरिका को बदल दिया। रेलवे, स्टील और तेल उद्योगों ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, कार का एक मॉडल बहुत ज़्यादा चलता है, एक कंपनी मतलब, लेकिन हेनरी फोर्ड वहाँ के बड़े उद्योगपति थे। हेनरी फोर्ड की ऑटोमोबाइल क्रांति और जॉन डी रॉकफेलर जैसे उद्योगपतियों ने अमेरिका को औद्योगिक ताकत बना दिया। लेकिन एक और मसला था जिससे इस देश को बहुत फायदा हुआ, और वो था युद्ध। शायद आज भी हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच चला, अमेरिका को इसने आर्थिक शक्ति के रूप में उभारा। यूरोप में युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को हथियार, खाद्यान्न और कर्ज दिया। युद्ध के बाद यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण भी अमेरिकी पूंजी से हुआ। यानी युद्ध हो रहा था तो उसमें जो सप्लाई का मसला था वो अमेरिका ने बड़े पैमाने पर किया, हथियार, अनाज और ज़रूरत पड़ने पर कर्ज दिया। और जब यूरोपीय देश जहाँ पर बहुत तोड़फोड़ हुई उसका पुनर्निर्माण भी हुआ तो वहाँ भी अमेरिकी पूंजी लगी। अमेरिकी डॉलर इससे काफ़ी मजबूत हुआ, एक वैश्विक मुद्रा बनने की राह पर था डॉलर। 1920 के दशक में अमेरिका ने सोने के भंडार को मजबूत किया और वॉल स्ट्रीट वैश्विक वित्त का केंद्र बन गया। यानी जो अमेरिकन शेयर बाजार है वो वहाँ से तय होने लगा कि जो वैश्विक पूरी अर्थव्यवस्था है उसका क्या क्या हाल है। लेकिन
1929 की महामंदी ने इसे झटका दिया, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक संकट बढ़ गया। अब इससे उभरे कैसे? पुनरुत्थान। 1930 के दशक में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीतियां अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाईं, यानी जब उन्होंने अपनी नई आर्थिक नीति पेश की, जिसके बाद स्थिति थोड़ा बेहतर हुई। लेकिन अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया इन नीतियों के तहत। लेकिन जो असली फायदा हुआ या असली जो अर्थव्यवस्था को उछाल मिली, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिली। क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, ये देखा जाए। ये तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अमेरिका की, अमेरिकी सैनिकों की, उनके जहाज की, और ये भी तस्वीर कभी नहीं भुलाई जा सकती क्योंकि अमेरिका ने ही जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। युद्ध ने न केवल अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि इसे एक वैश्विक महाशक्ति बना दिया। और उसके पहले की जो महाशक्ति थी, जिसका सूरज नहीं डूबता था, उस इंग्लैंड का सूरज डूब गया। आइए देखते हैं कि क्या हुआ उस समय। अमेरिका का विकास हुआ कैसे, आर्थिक उछाल कैसे आई। युद्ध के दौरान यूरोप और एशिया में भारी तबाही मची। अमेरिका तो काफी दूर था, सुरक्षित रहा। इसने मित्र राष्ट्रों को हथियार, गोला बारूद और खाद्यान्न की आपूर्ति की। और युद्ध ने अमेरिकी कारखानों को पूर्ण क्षमता पर चलने का अवसर दिया। बेरोजगारी खत्म हुई और अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व उछाल आया। यानी काफी दूर एक देश है जो सप्लाई कर रहा है, जो जिसकी भूमि पर युद्ध नहीं हो रहा है, उसको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने परमाणु बम विकसित किया, जिसने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के साथ युद्ध को समाप्त किया। अभी हमने वो आपको तस्वीर दिखाई जो गुबार उठा था परमाणु बम डालने के बाद, और कितने लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। दुनिया ने उस बम की ताकत का एक तरह से एहसास किया और एक कल्पना की गई कि कभी भी कहीं भी दुनिया में परमाणु बम से हमला ना हो। यह सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था जिसने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सैन्य ताकत बना दिया। इसके अलावा ये और भी इसमें ब्रेटन वुड्स और वैश्वीकरण का जो प्रश्न है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित किया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। यानी पूरी तरीके से जो दुनिया में आर्थिक गतिविधि है उसके केंद्र में अमेरिका आ गया। इसने अमेरिका को वैश्विक वित्तीय प्रणाली का केंद्र बना दिया। युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने अरबों डॉलर का निवेश किया, जिससे उसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। और इसका असर पड़ना था कहाँ? सैन्य और कूटनीति के क्षेत्र में। तो सैन्य और कूटनीतिक वर्चस्व। युद्ध के बाद अमेरिका ने नाटो जैसे गठबंधनों के जरिए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अमेरिकी खेमे में देश थे उनके बीच की एक सैन्य संधि थी, सैन्य गठबंधन था सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो जो कोल्ड वॉर था यानी शीत युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत खेमा और अमेरिकी खेमा, इसमें दुनिया बटी थी और उनके बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। तो जाहिर है सोवियत यूनियन के साथ प्रतिस्पर्धा हुई, लेकिन इसने अमेरिका को एक वैश्विक नेता बना दिया। भारत के साथ संबंध भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण था। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अमेरिकी सैनिक वहाँ तैनात थे। उस समय राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिससे ब्रिटेन के साथ उसका तनाव पैदा हुआ। इस तरह अमेरिका की कहानी शुरू हुई। दुनिया भर के तेज दिमाग लोगों के लिए अमेरिका आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गया। इसकी एक वजह लिबर्टी यानी स्वतंत्रता थी, जिस पर अमेरिका की बुनियाद पड़ी थी। वहाँ शोध और अनुसंधान को पूरी आज़ादी दी गई। भावनाएं आहत होने की परवाह नहीं की गई। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाया गया। इतना कि महाबली राष्ट्रपति को भी
उनके सामने झुकना पड़ता है, या ये संस्थाएं इस बात की परवाह नहीं करती कि सत्ता किसकी है। हालांकि अब ये कहानी बदल रही है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो वहाँ की बिल्डिंग है, वहाँ का पूरा शेयर बाजार का कारोबार यहाँ होता है, तो 36.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और 122% का ऋण से जीडीपी अनुपात चेतावनी है कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। युद्ध ने अमेरिका को आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से दुनिया का नेता बनाया, लेकिन आज बढ़ता कर्ज और ट्रंप की नीतियां इसे नए संकट की ओर ले जा सकती है। क्या अमेरिका इस दुष्चक्र से बाहर निकल पाएगा? ये सवाल भविष्य तय करेगा, लेकिन भारत जैसे देश के लिए भी ये संकट का संकेत है। क्यों है, आइए जानते हैं। इसका असर निर्यात पर पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज संकट के कारण मंदी की चपेट में आती है तो वहाँ मांग में कमी आएगी, और मांग में कमी का साफ मतलब है कि भारत से जो निर्यात होता है, विशेष रूप से आईटी सेवाएं, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र हैं, वो प्रभावित होंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगर 1% की भी कमी आती है तो वैश्विक स्तर पर इसे आपदा की तरह माना जाएगा, ऐसा आकलन किया गया है। अब जो वैश्विक वित्तीय बाजार है उसमें अस्थिरता आ सकती है। अमेरिका के कर्ज संकट से वैश्विक शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। यह भारत के निवेशकों और स्टॉक मार्केट को अस्थिर कर सकता है। साथ ही अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो वैश्विक ब्याज दरें बढ़ सकती है, जिससे भारत में उधार लेने की लागत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें भी भारत का निवेश है। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगभग 220 अरब डॉलर का निवेश किया है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है या उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है, जैसे अभी गिरी है, तो इन निवेशों का जो मूल्य है वो घट सकता है। ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी प्रभावित करेगा, जो वर्तमान में लगभग 690 अरब डॉलर है। इसके अलावा इसका कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव भी है। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। कर्ज संकट से अगर अमेरिका की आर्थिक शक्ति कमजोर होती है तो ये भारत के साथ सहयोग को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों में। यानी अमेरिकी संकट से भारत बेपरवाह नहीं रह सकता, खास तौर पर जब भारत पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि अमेरिका में जो संकट बढ़ रहा है, भारत भी उससे दो चार हो सकता है। भारत का जो पूरा इस समय हाल है, 2014 में कुल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए। यानी उसके पहले जितनी भी सरकारें थीं, उन्होंने जो भी कर्ज लिया वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा, 55 लाख करोड़ रुपए। और बीते 11 सालों में यानी 2025 में जो कुल कर्ज है इस समय, ये है 200 से 220 लाख करोड़ रुपए। यानी जो वृद्धि है वो लगभग 181 से 300% ऐसा माना जा रहा है। इसका ये भी मतलब है कि पिछले 10-11 वर्षों में कर्ज में औसतन 10 से 12 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। और इसका एक और मतलब है, और वो मतलब क्या है कि 2014 में भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ थी और कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था। यानी प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था, 42,307 रुपए। और 2025 में 142 करोड़ की आबादी अगर हम मानते हैं तो यह कर्ज हुआ 205 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग
1.44 लाख रुपए, यानी 1,44,000, यानी आप मोटा मोटा 1.5 लाख मान सकते हैं। यानी भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा करीब 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है। इसका क्या मतलब है आप खुद समझिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.